वादा मुझे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में जिन 2-3 मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे, एक तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे पाबंदी होनी चाहिए, इसके लिए दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में चली गई है और आयरॉनिकली दरखास्त लेके गए हैं ओन चौधरी साहब, जो कि अब इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं और साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सरबरा, उनके साबिका राइट हैंड मैन भी रहे थे, ना सिर्फ उनके सियासी मामलात में बल्कि उनके ज़ाती मामलात के हवाले से। तो ओन चौधरी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लेके चले गए हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में क्या ये पिटीशन एंटरटेन होती है कि नहीं होती? क्या मौजूदा चीफ जस्टिस इसको सुनेंगे या आने वाले चीफ जस्टिस इसको सुनेंगे? क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे पाबंदी लगनी चाहिए, खासतौर पर सानहा 9 मई के बाद? क्या 9 मई इतना बड़ा वाक़या है कि किसी सियासी जमात पे पाबंदी लग जानी चाहिए, या क्या किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी होनी चाहिए? इन सवालात के जवाब लेने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ 9 मई के वाक़े में मुलव्विस होने के हवाले से मुकदमा तो दर्ज हो गया है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सबरा खुद भी कह रहे हैं कि वो मिलिट्री कोर्ट के सामने पेश होने को तैयार हैं। तो क्या सानहा 9 मई पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सबरा और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट में सजा होनी चाहिए? और अगर ऐसा हुआ तो ये किस किस्म का प्रेसिडेंट होगा एक और, कि मिलिट्री कोर्ट में किसी साबिक वज़ीर आज़म या किसी सियासी जमात के सबरा उसके खिलाफ जो है वो ट्रायल हो रहा है, गिवन दैट कि सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ ही केस भी चल रहा है। तो इसका मुस्तकबिल आगे क्या होगा? प्लस एक और इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम डेवलपमेंट है आज की। लाहौर की एहतसाब अदालत ने एक तफसीली फैसला जारी किया है नवाज शरीफ के हक में, और नवाज शरीफ के खिलाफ केस था प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस। ये उनके खिलाफ एक केस था जो कि तोशाखाना रेफरेंसेस के साथ ही क्लिप कर दिया गया था। इसमें नवाज शरीफ को ना सिर्फ आज रिलीफ मिला है, ना सिर्फ केस उनके खिलाफ खत्म हुआ है, बल्कि जो जायदादें मुंजमद थी वो जायदादें भी डीफ्रीज करवा दी गई हैं, डीफ्रीज करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। बल्कि इसके अलावा इंटरेस्टिंगली इस तफसीली फैसले में कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल हैं कि जिन रिमार्क्स के बारे में, जिन कमेंट्स के बारे में सियासी होने का गुमान ज़्यादा मिलता है। मिसाल के तौर पे एक कमेंट ऐसा है कि 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म की साख खराब की गई और 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म को जानबूझ के अदालतों में घसीटा गया, उनकी साख खराब की गई, उनको मेलाइन किया गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मुस्लिम लीग नून का सियासी बयानिया तो है, लेकिन जब एक अदालत के तफसीली फैसले में चीज़ें शामिल हो जाती हैं तो क्या इस पे सियासी गुमान हो सकता है? इन्हीं मामलात पे बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ दीगर पॉलिटिकल मामलात हैं। इलेक्शंस क्या इसी साल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बावजूद इसके कि ये इलेक्शन का साल है। अगस्त में सिर्फ 1 महीने से भी कम मुद्दत रह गई है कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने में, लेकिन उसके बावजूद बेयकीनी की फ़िज़ा कायम है कि नामालूम इलेक्शन इसी साल हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे। सो इन्हीं मामलात पे बात करते हैं और आज एक मंजरनामे की कशी करने के लिए, या आप ये समझिए कि आइंदा क्या हो सकता है इसकी मंजर कशी करने के लिए, इस पे अपना एनालिसिस देने के लिए मैंने मुल्क के मशहूर मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों को आज प्रोग्राम में ज़हमत दी है, उनको दावत दी है। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और नियो टीवी पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं। आमिर गौरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एडिटर हैं द न्यूज़ के, और बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और सुनो टीवी पे अपना प्रोग्राम करते हैं। बैरिस्टर एहतशाम साहब, अगर ये लाहौर की एहतसाब अदालत के हवाले से फ़ैसला, उस पर ज़रा बात कर ली जाए, चूँकि आप वकील भी हैं, किस तरह देखते हैं आप इस फैसले को? खास तौर पर इसमें नवाज शरीफ के बारे में एक तो रिलीफ का एलिमेंट आ गया, दूसरा जिस किस्म का उनको एक एक्विट तो किया गया है, लेकिन जो एक पॉलिटिकल एक्विटल की भी तफसीलात इस फैसले में लिखी गई हैं, क्या देखते हैं आप, किस तरह देखते हैं इसको? ये जो बात आप कर रही है ना कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनके खिलाफ एलिगेशन या चार्जेस थे उस हवाले से उन्हें एक्विटल मिला, लेकिन ये सियासी स्टेटमेंट है काफी हद तक जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी साख खराब की गई है। तो यह की पॉलिटिकल पार्टी के तो बिल्कुल ठीक आप कह रही है कि सियासी स्टेटमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अदालत ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं दे सकती।
अदालत का भी दायरा इख्तियार है। दिस इज ऑल्सो लीगल इशू एज वेल एट द सेम टाइम, क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर किसी के खिलाफ कोई एलिगेशंस ऐसे लगाए जाते हैं जो कि दुरुस्त नहीं है और बाद में उसके ऊपर ट्रायल चलता है और ट्रायल के बाद कोर्ट उसको एक्विट करता है और एक्विटल में कोर्ट को ये अंदाजा होता है कि एलिगेशंस दुरुस्त नहीं थे और बुनियाद में कोई सबूत भी नहीं था, तो उस शख्स की साख तो खराब होती है। अभी मैं ये स्पेसिफिकली नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब की हुई है, क्योंकि मैंने अभी फैसला पढ़ा नहीं, ठीक है, लेकिन जो अदालत के रिमार्क्स आप मुझे या ऑब्जर्वेशंस बता रही हैं जो कि आप कह रही हैं कि फैसले के अंदर लिखा गया है ऐसा, अगर अदालत ने ऐसा लिखा है तो हो सकता है अदालत के सामने कुछ ऐसा मवाद आया हो जिस पर अदालत देख के कन्विंस हुई हो कि मियां नवाज शरीफ की साख खराब करने के लिए ही एलिगेशंस लगाए गए थे और कोई एविडेंस तो है नहीं, तो लिहाजा उनको एक्विट किया जा रहा है और इस हवाले से भी अदालत ने एक फाइंडिंग दे दी। ठीक है, नसर मलिक साहब आपके पास सवाल लेके आऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी का सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त चली गई है, पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए, लग सकती है? मलिक साहब देखिए, मैं समझता हूँ सियासी जमातों पर पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए। ठीक, सियासी जमातों को अवाम मुस्तरद करें या अवाम के पास जब सियासी जमातें जाएं तो उनकी परफॉर्मेंस का जायजा भी अवाम ही ले। हाँ, ये हो सकता है जिन 9 मई के वाक़यात या कुछ अफराद की तरफ से ऐसे वाक़यात में मुलव्वस होने की बात की जा रही है, उनके ऊपर मुकदमात हैं कि उन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, आर्मी की तनसीबात पर हमले किए, या किला बाला हिसार में जो आपने हम सब ने देखा जिस तरीके से एक फौजी जो है ऑफिस के ऊपर एक हमला किया गया, फायरिंग की गई, तो उसकी मिसाल शायद कम ही मिलती है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल उठे और जाके वो किला बाला हिसार के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दे। इसी तरीके से वाक़यात कुछ रावलपिंडी में, मुल्तान में और फैसलाबाद में रिपोर्ट हुए जिनके मुकदमात भारत बनाए जा रहे हैं, कायम हो चुके हैं, कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कुछ अभी लोग शायद मजीद गिरफ्तार भी हो सकते हैं। लेकिन ये कहना कि बहसियत सियासी जमात जो है पूरी के ऊपर पाबंदी लगना, मैं समझता हूँ ये शायद दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि सारी जमात तो ये नहीं चाहती थी कि ये हमले हों। उस जमात के कुछ काबरीन हो सकते हैं, उसके कारकुन हो सकते हैं, उसके रहनुमा हो सकते हैं। ऐसी जमात को एक वोटर जो मियाँ वाली बैठा है, जो कराची बैठा है, वो तो वोटर सपोर्टर कारकुन वो इस हमलों की मजम्मत भी करता है, इसके साथ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल उसकी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। सियासी अमल के जरिए कोई सियासी जमात अगर मुस्तरद होती है तो उसको इख्तियार किया जाना चाहिए। आमिर गौरी साहब, आपका टेक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग सकती है, लगनी चाहिए? आई थिंक आई फुली एग्री विद जो नसर कह रहे हैं, इस वजह से कि हमारे यहाँ जो सियासी तारीख है और सियासी और उसके साथ साथ जो रिलेशनशिप है सिविल मिलिट्री का, वो बड़ा अजीब व गरीब सा है। ये इट्स अ सैड रिफ्लेक्शन हमारी पॉलिटिक्स का कि इस दफा फिर जो है वो एक सियासी जमात के सपोर्टर जो हैं उनका के लिए जो भी नैरेटिव बनाया गया था कि उन्होंने जाके चढ़ाई जो है, जिस पर उनका लीडर उन्होंने देखा कि मुश्किल के अंदर है, तो उन्होंने जाके चढ़ाई जो है कराची से लेकर चकदरा तक वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर की, वो मिलिट्री मॉन्यूमेंट्स के ऊपर की। इट्स सैड रिफ्लेक्शन कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स उसके अंदर जो इश्यूज हैं किस तरह डील किए जा रहे हैं। लेकिन यू नो एज ए मैटर प्रिंसिपल मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ये मामला डील करना चाहिए, बजाय इसके कि आप ये कहें कि पॉलिटिकल पार्टी को। और फिर सबसे जो हैरान कुन बात है कि देखिए ना, जो शख्स ये केस करने की जा रहा है वो इस वक्त सेकंड प्राइम मिनिस्टर का भी मुशीर है, दूसरी तरफ से तहरीक इस्तेहकाम के अंदर उनके पास एक पोजीशन है, और वो चूंकि बड़े माजी में इमरान खान के बहुत करीब रहे हैं, तो उस तरह से डेफिनेटली खबर की हैसियत तक तो या उस हद तक तो जिसमें इंटरेस्ट है। लेकिन मेरा अपना ख्याल कि अदालत जो है वो शायद टू सी द सेंस वो इसको अगली मराहल के ऊपर भी कहे कि हमारे पास और बड़े मसाइल जो हैं वो पड़े हुए सुनने के लिए, तो आप ये मेहरबानी करके जो फ्रिवलेस लिटिगेशन है इससे दूर ही रहें। ठीक है, बैरिस्टर एहतशाम साहब, आपका टेक इस पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी? मैं समझता हूँ कि इतना सादा मामला नहीं है। एक पूरी सियासी जमात पे तो पाबंदी नहीं लग सकती है, गो कि 9 मई का वाकया छोटा नहीं है। और मैं कह चुका हूँ कि जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं उनको आप कानून के मुताबिक ट्राई करें, लेकिन फेयर ट्रायल दें। ठीक। और जो लोग अदालत में फिर जिनका कसूर साबित होता है उनको अकॉर्डिंगली ट्रीट करें इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। लेकिन पूरी सियासी जमात पर पाबंदी लगा देना मैं नहीं समझता कि एक दुरुस्त अमल होगा, क्योंकि वो सियासी जमात जो है मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है और उसने 2.25 करोड़ वोट लिया 2018 के इलेक्शंस में।
और अब अगर मिसाल के तौर पे ये ओन चौधरी साहब ये पिटिशन लेकर गए हैं या फिर पीडीएम की जो जमातें हैं उनकी ये सियासी तौर पर ख्वाहिश है कि उस जमात को सियासी मंजरनामे से माइनस कर दिया जाए तो सियासी तौर पर उनका फायदा हो जाएगा, तो सियासी तौर पर उनका फायदा तो हो जाएगा, लेकिन मुल्क में तकसीम और इंतशार और पोलराइजेशन और नफरतें और कदूरतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या उनके जो चेयरमैन है इमरान खान साहब की ग्रास रूट लेवल पे सपोर्ट तो है, बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं, तो बजाय इसके कि वो लोग जो कि स्पेसिफिकली सानिया 9 मई के जिम्मेदार हैं उनको कानूनी तौर पर टारगेट करके अकॉर्डिंगली डील किया जाए, अगर आप मतलब कि इस तरह से पूरी एक सियासी जमात पर इनडिस्क्रिमिनेटली सबको एक ही सफ में खड़ा कर देते हैं, तो ना तो ये कानून का मंशा है, ना ये आईनी तौर पे दुरुस्त है, ना ये सियासी तौर पे दुरुस्त है, ना ये मौशरती तौर पे दुरुस्त है और ना ही इखलाकी तौर पर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो एक रिजर्वेशन, एक कंसर्न है कि एक बड़ी सियासी जमात को या एक मुकम्मल सियासी जमात को सियासी मंजरनामे से दूर कर दिया जाना, ऐसे में नसरुल्लाह मलिक साहब अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, अव्वल तो इस पे कमेंट कर दीजिएगा कि इलेक्शंस के होने के मामले पर भी अभी तक बेयकीनी गैर यकीनी क्यों है, बावजूद इसके कि असम्बली की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ चंद 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है, लेकिन अभी तक इस बात पे भरपूर यकीन क्यों नहीं है, भरपूर एतमाद क्यों नहीं है पाकिस्तानियों को कि इलेक्शन इसी साल हो जाएंगे? और अगर इस सूरत हाल में इलेक्शन होते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि उसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि 2023 का इलेक्शन भी एक और मुतनाज़ इलेक्शन की सफ में खड़ा हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक, इलेक्शन के बाद में अभी तक अगरचे एक कोई वाज़ेह तौर पे किसी को ये मालूम नहीं है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और बड़ी एक अजीब सी बेचैनी की कैफियत है, लेकिन लगता ये है कि इलेक्शन हो जाए। ठीक, रही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या दीगर सियासी जमातें हों, मेरा ख्याल है 2023 के इलेक्शन के नताइज को भी सियासी जमातें कबूल नहीं करेंगी, जैसा माजी के अंदर होता है। 2018 के मुस्लिम नवाज ने पीपल्स पार्टी ने कबूल नहीं किया था, 2013 के इलेक्शन को भी इमरान खान साहब ने कबूल नहीं किया था और धरने का आगाज हुआ था। उससे पहले भी जितने इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातों का एक वतीरा रहा है कि अगरचे सियासत के अंदर या इलेक्शन के अंदर मुदाखलत होती रही है, लेकिन सियासी जमातें उसके बावजूद इलेक्शन उसी को मानती है जिसमें वो खुद जीत जाती है। कोई हारने वाली जमात इस मुल्क के अंदर इलेक्शन को मानने को तैयार नहीं होती, और खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ज्यादा शोर मचाएगी कि जी हम जो है इलेक्शन हमें हरवाया गया है, क्योंकि इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की कामयाबी जो है जो सोच के बैठे हुए थे वो नजर नहीं आती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तकरीबन सारी अलग हो चुकी है, उनके इलेक्टेबल्स उनको छोड़ के जा चुके हैं, बड़े धड़े उनसे अलग हो चुके हैं, और पाकिस्तान की सियासत महज किसी पार्टी की मकबूलियत की सियासत नहीं है। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान की सियासत में आपकी बरादरी, आपकी कैंडिडेट, आपकी इलेक्शन मुहिम, आपकी सियासी जमात का वोट, और आपके फिर आजकल जिस तरीके से इलेक्शन महंगा हो चुका है उस इलेक्शन की पूरी कैंपेन, ये सारी चीजें मिलकर किसी पार्टी के इलेक्शन में कामयाबी की जमानत देती है। इमरान खान साहब इन चीजों से काफी हद तक महरूम हो चुके हैं, इसलिए इलेक्शन जब वो हारेंगे सबसे ज्यादा शोर वही बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हरवाया गया है। मेरे ख्याल में इलेक्शन मानने वाला तो ये कोई अभी नजर नहीं आता कि इलेक्शन के नतायज को माने। आमिर गौर साहब, आप किस तरह देखते हैं 2023? एक तो पहले ये फरमाइए कि 2023 के इलेक्शंस के हवाले से अभी तक एक गैर यकीनी बेयकीनी की फिजा कायम क्यों है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, ये तो मैं इस श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि कौन कोई एक पार्टी जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये जो मामला जिस तरह चल रहे हैं उसमें 2-3 एलिमेंट गरीदा देखने के लिए हैं। इस बार ऐसे कि देखें, ये जो 9 मई को जो कुछ है उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट जो है फौज, उसने उसके अंदर वो लोग जिनको वो समझती थी कि जो उनके अफसर हैं, जिन्होंने शायद अपना जो भी उनका रोल था या उनका जो
ड्यूटी थी वो पूरी नहीं की, उसकी वजह से उनको फारिग किया। बड़ी सीनियर लेवल के ऊपर ऑफिसर्स जो हैं उनको फारिग किया गया। तो फौरी तौर पे इस तरह लगा कि जिस तरह फौज जो है एस्टैब्लिशमेंट, उसने ये जो इशू है इमरान खान का और उनकी पार्टी का और उनके सपोर्टर्स का और उनके जो कॉन्डक्ट का, वो सिविलियन गवर्नमेंट के कोर्ट के अंदर फेंक दिया कि जनाब हमने तो जो एक्शन लेना था अपने बंदों के खिलाफ वो ले लिया, तो अब आप जो है वो सिविलियन लोगों के खिलाफ एक्शन लें। अब जिस तरह आपने खुद कहा कि अगर फर्ज किया महीना रह गया पीछे और अदालतों का कॉन्डक्ट भी हमें पता है, हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि इस केस का फैसला जो है वो हो सकेगा या नहीं हो सकेगा इन टाइम, तो वो चीज जो है मेरा ख्याल वो सबसे बड़ा एलिमेंट है इस वजह से कि अगर इमरान खान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता और फिर वो उस तरह जाते हैं इलेक्शन के अंदर, तो उनके जो डाई हार्ड सपोर्टर है, जो यूथ है, जो डेफिनेटली मतलब मिलियंस के अंदर है जिन्होंने वोट डाला था, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी सक्सेसफुल चीज होगी। क्या इसको पाकिस्तान की जो बड़ी पार्टियां हैं जो पीडीएम यानी मखलूत हुकूमत का हिस्सा हैं, वो ये चाहेंगी कि इमरान खान जो है वो उस पॉपुलैरिटी की वेव के ऊपर दोबारा जो है सवार होके उनके मुकाबले पे आए? मेरा अपना ख्याल है कि उनकी कोशिश ये है कि इसके खिलाफ इमरान खान के खिलाफ जो है वो एक्शन होना चाहिए। उनके जो करीबी साथी हैं जो उसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, उनके अंदर जो है वो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्यों? जो पार्टी की शिकस्त रेख्त है यानी सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर और केपी के अंदर, वो एक तरफ, लेकिन इमरान जो है उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी वोटर के अंदर जो यूथ है यानी 17-18 मिलियन वोटर जो है, अगर इमरान खान के खिलाफ एक्शन नहीं होता तो फिर ये इलेक्शन जो है शायद क्वेश्चनेबल हो जाए। अगर फर्ज किया इसके ऊपर एक्शन नहीं होता इस टाइम के अंदर, तो मेरे ख्याल वो एलिमेंट जो है वो इस जो है लोग वो समझते हैं कि अगर ये सारा चीज नहीं होगी तो फिर शायद आगे जाके झगड़ा होगा, इमरान खान को निकाला गया तो फिर वो लोग किस तरह बिहेव करेंगे, और उसके बाद जिस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट बैठ जाती है तो फिर क्या वो इन सारे मामलात को डील कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर एक जो है ना डेफिनेट फैसला देना कि यस इलेक्शन हो जाएंगे या इलेक्शन को मुलतवी किया जा सकता है उस वक्त जिस वक्त हालात जो हैं, इसलिए कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है इस वक्त वो इंतहाई अजीबो गरीब मरहले से गुजर रही है। वी कैन नॉट से एनीथिंग विद डेफिनेट कॉन्फिडेंस कि जो मामला जिस तरह बताए जा रहे हैं कि जनाब हुकूमत कहती है कि हम जिस वक्त पूरा होगा वक्त हम छोड़ देंगे, इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी, नाम बहुत सारे मार्केट के अंदर फिर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है आई थिंक दे आर टू अर्ली टू मेक अ फाइनल कॉल। अब ठीक है, आपको जरा इंटरप्ट करूंगी, प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक द शॉर्ट क्विक ब्रेक और डिस्कशन एंड डिबेट यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर गौरी साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी गुफ्तगू से एक और सवाल भी जन्म ले रहा है कि अगर 2023 का इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाता है या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीटीआई के सरबरा इस पे क्वेश्चंस रेज कर देते हैं तो क्या उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकामबाजी होगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जिस तरह नसरुल्लाह मलिक साहब कहते हैं कि अपने लोग मौजूद नहीं हैं, ब्रादरिज्म एक बड़ा फैक्टर होता है, पैसे लगाना एक बड़ा फैक्टर होता है इलेक्शन जीतने के लिए, बहुत से मामलात होती है, इलेक्शन कैंपेन होता है, तो क्या ये फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बयानिया कंट्रीब्यूट कर सकता है ज्यादा 2023 के इलेक्शन का मुतनाज़ा बनाने के लिए कि उनके खिलाफ सियासी इंतकाम इतना करवाया गया कि उनको इलेक्शन हरवा दिया गया। लेकिन प्रोफेसर एहतशाम साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये सवाल का जवाब आपसे भी लेना चाहूंगी कि आपको भी लगता है कि 2023 में इलेक्शन होना अभी तक बेयकीनी, गैर यकीनी का शिकार है, और इस गैर यकीनी की वजह कौन है? क्या पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी की हुकूमत है? नहीं, अब तो दुबई में जिस तरह से बैठकें लगी हैं और मुलाकातें हुई हैं और जिस तरह से कुछ जराए से खबरें हमारे तक भी पहुंची हैं, आप तक भी पहुंची हैं, उससे अब लग रहा है मुझे कि इलेक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि पीडीएम की जो जमातें हैं उनको अब ये लगता है कि जो अहदाफ वो हासिल हो जाने चाहिए थे बिफोर द इलेक्शंस, उन्हें लगता है कि वो उन्होंने हासिल कर लिए हैं काफी हद तक। उन्हें लगता है कि माइनस इमरान काफी हद तक हो गया है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जितनी टूट फूट हो गई है उसके बाद अब पीटीआई उस पोजीशन में नहीं है कि सियासी तौर पे अब इलेक्शंस में जो है मुकाबला कर सके। और मिसाल के तौर पे जिस तरह आमिर गौरी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान का एक वोट बैंक ग्रास रूट लेवल पे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आप जानती हैं गरीदा कि ऑप्टिक्स बड़ी चीज होते हैं, तो वो जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर वोट बैंक इमरान खान का मौजूद है और बिल्कुल मौजूद है और इंटैक्ट है। और आज इमरान खान, ये जितने भी लोग मेरे ख्याल में जो पीटीआई को छोड़ के आईपीपी में गए हैं, उनकी जगह पे बिल्कुल नए चेहरे भी खड़े कर दें टिकट्स देके, तो मेरे ख्याल में उनको भी वोट डलेगा। लेकिन
क्योंकि ऑप्टिक्स अब ये इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट हो चुकी है, लोग जा चुके हैं, वो इलेक्टेबल्स थे, तो उन ऑप्टिक्स को इस्तेमाल करके इलेक्शंस को मैनेज करना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान में। और जहां तक बात कर रही हैं कि जी आने वाले इलेक्शंस मुतनाज़ा होंगे या नहीं होंगे, वो ऑलरेडी मुतनाज़ा हो चुके हैं। ये जो कुछ भी हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और फिर करते थे तो निकल आते थे, नहीं करते थे तो जेल में चले जाते थे। अगर ये प्री पोल रिगिंग नहीं है तो ये क्या है, आप मुझे बता दें। तो फिर इसी स्टैंडर्ड पे बैरिस्टर एहतेशाम साहब, सॉरी टू कट यू देयर, इसी स्टैंडर्ड पे फिर 2018 के इलेक्शंस भी मुतनाज़ा हुए ना, फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत आई वो भी मुतनाज़ा हुकूमत थी। मैं तो कहता हूं कि 1971 के इलेक्शंस को निकाल के जितने भी इलेक्शंस पाकिस्तान में हुए हैं ज्यादातर मुतनाज़ा ही हुए हैं, इंक्लूडिंग 2018 का इलेक्शन, राइट? जी जी, आप क्यों इतना वो समझती हैं कि मैं 2018 के इलेक्शंस का दिफा करूंगा? अगर उसमें जो भी आरटीएस बैठा है, इमरान खान साहब को ये लोग कहते हैं कि सपोर्ट किया गया है, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब देना आप। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं, मैं चले मानता हूं कि 2018 में एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को सपोर्ट कर रही थी, बिल्कुल कर रही थी, और थ्रू आउट 3.5-4 साल एक पेज भी सलामत था और उस एक पेज के नाम पे बहुत सारे गलत काम भी हुए हैं, और उस टाइम पर मैंने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन वो लोग जो कहते थे एक पेज के नाम पे गलत काम हो रहे हैं, आज सिर्फ चेहरे बदले हैं, एक पेज भी है लेकिन काम गलत फिर भी हो रहा है, तो अब क्यों नहीं उसके बारे में बात करें? यानी कि 2018 का इलेक्शन तो मैं कह रहा हूं कि गलत था, लेकिन जो कहते थे कि 2018 का इलेक्शन गलत है, वो क्यों नहीं आज कहते हमारे मीडिया के दोस्त के 2023 का इलेक्शन भी गलत होने जा रहा है? वो क्यों नहीं आज कहते कि ये जो कुछ हुआ है ये प्री पोल रिगिंग है, मुतरादिफ भी नहीं है, ये प्री पोल। इससे ज्यादा रिगिंग क्या हो सकती है कि कोई शख्स जो है वो कहे कि मैं पार्टी नहीं छोड़ता तो वो जेल में है, और जो छोड़ दे वो बाहर है। लेकिन वो 9 मई के वाकये के बाद छोड़ रहे हैं ना, क्या आप ये समझते हैं कि 9 मई का वाकया स्टेज था, या उसके बाद जो कुछ हुआ है वो सब कुछ स्टेज हो रहा है, या वो अंडर प्रेशर हो रहा है, या इमरान खान को अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाता है वहां पे उनको सजा हो जाती है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो आप समझते हैं कि ये भी प्री पोल रिगिंग होगी? ये जो 9th में है ना, 9th में को अलहदा कर दें। हाँ। 9th में का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी जो फौजी तनसीबात है, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उसी के बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो शिज़म और वो फिशर्स सामने आए हैं ना, टूट फूट तो उसके बाद सामने आई है। जो रिस्पॉन्सिबल है उन लोगों को पकड़ के कानून के मुताबिक ट्रीट करें, ठीक है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई सिंपैथी नहीं है। लेकिन 9 मई के नाम पे अगर मौजूदा हुकूमत जो है या पीडीएम की 12-13 जमातें जो हैं वो कहें कि हम सियासी तौर पर बेनिफिट करें और एक पूरी जमात को दीवार से लगाएं और राइट टू अ फेयर ट्रायल डिनाई कर दें और आईनी और कानूनी तकाजों को पूरा न करें, तो उसको आप जस्टिफाई कर सकती हैं? मुझे बताएं, आप कर सकती हैं, कोई और कर सकता है जस्टिफाई? आमिर गौरी साहब, आपका जवाब मुकम्मल हो गया? मैं गौरी साहब से इसका जवाब ले लेती हूँ। एहतेशाम साहब आपका। जी गौरी साहब, मैं इसका जवाब आपसे जरूर लेना चाहूंगी प्लीज। देखें, इमरान खान जो है वो मुसलसल अपनी हुकूमत के दरमियान ये कहते रहे कि पुरानी सिविलाइजेशन और पुरानी हुकूमतें इसलिए तबाह हो जाती थी कि वहाँ जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उनको सजा नहीं मिलती थी। तो सवाल सिर्फ ये है अब कि क्या, मुझे तो इस वक्त कहीं नजर नहीं आती हुकूमत के अंदर इस किस्म की जो कोशिश है कि वो केसेस बनाए जाएं, उनको अदालत में ले जाया जाए और उसके ऊपर जो है वो एक्शन शुरू हो। देखिए, बयानबाजी में अगर वजीर भी ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, ओ भाई आप हुकूमत है ना, आप लें एक्शन। अगर आप ये समझते हैं, अगर फर्ज की आप ये सारी चीजें छोड़ना चाहेंगे यानी पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, और वो पुलिस अफसर ये कह रहे हैं कि फलाना सेक्शन जो है क्योंकि वो कॉमन इंटेंशन का सेक्शन है तो वो भी इसको शामिल कर लें, और बाकी पुलिस अफसर उस आईजी को कह रहे हैं कि भाई इस तरह ना करें, ये ना हो कि हम इसको प्रोसिक्यूट ना कर सकें केस को। तो इस तरह के जो कमजोर केस बनाने, अगर हुकूमत की जो विल है वो इतनी कमजोर है कि वो इतने बड़े एक्शन को ले करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मेरा अपना ख्याल है कि वो अपने और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं और आगे जो उनके उम्मीदें थी और उनके अंदर भी खुद डेंट डालेंगे। लेकिन अगर फर्ज किया वो एक्शन ना लिया गया, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि आपको ये पता है कि पीटीआई जो है वो सवाए इमरान खान के और कुछ नहीं थी। थोड़ा सा दरख्त को हिलाया तो सारे बेर जो गिरे हैं वो जहांगीर तरीन और अलीम खान उठा के ले गए, ठीक है ना। यही वो बेर थे जो 2014 से बाकायदा कोशिश करके दिए गए थे
हम बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं कि जिस वक्त धरना शुरू होना था उस वक्त जो सारे लोग लंदन जाके मिलते थे, जो उस वक्त का लंदन प्लान था, यानी इमरान खान और चौधरी बरादरान और बहुत सारे और लोग, उनके नाम नहीं लेता क्योंकि उनके नाम लेने से जो है वो पर जलते हैं सारे लोगों के, वो जब जाके बैठ के डिस्कशंस कर रहे थे और वहां उन लोगों को जो उस वक्त तक PMLN के यानी उम्मीदवार थे, नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हुए MNS भी और MPs भी, उनसे ये वादे किए जा रहे थे लंदन में बैठे हुए कि देखिए अगला इलेक्शन जो है वो आपने इंडिपेंडेंट की सीटों पर लड़ना है। और मुझे खुद याद है, मैं उन लोगों के नाम अगेन फिर इसलिए नहीं लेता कि वो खुद अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, जिन्होंने मेरे से बात की लंदन में कि गौरी साहब क्या इलेक्शन होने वाला है। तो मैंने कहा यार अभी तो इलेक्शन हुआ है 2013 में, 2014 में कैसे इलेक्शन होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये कहा गया है कि इलेक्शन जो है ना उसकी तैयारी करें। तो अगर फर्ज किया 2018 तक जो है जो इन्होंने हांडी पकानी थी वो पकाई, जो केसेस हैं उनके फैसले हो चुके हैं ना, बहुत सारे जजेस का नाम आ चुका है, मतलब लोग खुल के बात कर रहे हैं कि किस तरह स्कीम की गई थी। तो इमरान खान को लाना मकसूद नहीं था मेरे ख्याल में, मैं बिल्कुल गलत कहता हूँ। नवाज शरीफ को निकालना मकसूद था, निकाल दिया। अब जो फैसले दोबारा हो रहे हैं, हमारे यहाँ जमीर भी जो है वो मतलब जागता है उस वक्त जिस वक्त उसको जो है कहीं ना कहीं से टेक मिल रही होती है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि देखें अगर ये एक्शन नहीं होता तो फिर तो लॉ एंड ऑर्डर और ये सारी चीजें जितनी मर्जी आप बातें कर लें, शुहदा के लिए जो है जाके दुआएं मांग लें, उनके जो है ना कब्रों पे जाके दोबारा से जो है उसका इयादा करें कि हम आइंदा कभी इस तरह की हरकत नहीं होने देंगे, लेकिन अगर फर्ज किया वो तमाम करने वाले जो हैं उनमें से चंद लोगों को जेल में डाला हुआ है और जो उसके मेन परपेट्रेटर्स हैं या नहीं है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, तो फिर तो यकीन करें अगली दफा ये मामलात इससे आगे जा सकते हैं। तो पाकिस्तान ने अगर फर्ज किया सियासी तौर पे आगे जाना है, वो बात आपकी सही है कि अगर फर्ज किया, देखें ना उनको इस तरह लगता है कि अगर जिस हालत में इस वक्त PTI है, अगर फर्ज किया ये नए लोगों को देंगे टिकट तो वो डेफिनेटली बहुत सारे वोट्स जो हैं वो क्लेम करेंगे, लेकिन जो उनके इलेक्टेबल्स थे पुराने उन्हीं के पिच के ऊपर मैच होगा ना, तो कुछ ना कुछ वो भी वोट तोड़ेंगे। तो हो सकता है PMLN के लोग समझें कि अगर PTI के वोट टूटेंगे तो उसका बेनिफिट हमें है। जरदारी साहब ये समझते हैं कि शायद वो पंजाब के अंदर जो है कोई ना कोई व्हीलिंग डीलिंग करके सीटें जीत लेंगे। तो जो सिचुएशन ऐसी है, मुझे इस तरह लगता है कि सारा का सारा मामला जो है ये इस वजह से दोबारा ये आपके सवाल जो है ये पिछले सवाल से जुड़ा हुआ है कि भाईजान अगर ये चीजें अगले 2-3 महीने में सॉल्व नहीं होती और मुझे ये सॉल्व होती नजर नहीं आती, तो फिर इलेक्शन किस तरह होगा, कौन करवाएगा, मुझे इस तरह लगता है कि ये सारी की सारी जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं इनके दरमियान दोबारा टेंशन बढ़ेंगी। राइट, प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, एक ब्रेक लेते हैं जी, उसके बाद वापस आते हैं और डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर गौरी साहब कह रहे हैं कि 9 मई के बाद जो भी कुछ हो रहा है लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स, इसके अलावा और कुछ नहीं है और ऐसा होना चाहिए, वरना आइंदा इस किस्म के वाकये को होने से आप रोक नहीं पाएंगे। मलिक साहब, आप इससे एग्री करते हैं या आप ये समझते हैं, जैसे बैरिस्टर एहतेशाम साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि 9 मई के बाद जो हो रहा है क्या ये प्री पोल रिगिंग नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कहना कि पाकिस्तान के सारे इलेक्शन ही जो है वो उनमें मुदाखलत हुई है या वो इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, इससे आप किसी हद तक तो इत्फाक कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुदाखलत पाई जाती रही, किसी सियासी जमात को सपोर्ट मिली, किसी को नहीं मिली। लेकिन 2018 के इलेक्शन पाकिस्तान के बदतरीन इलेक्शन है मुदाखलत के हवाले से, शफाफियत के हवाले से। आप उन इलेक्शन को पाकिस्तान की सियासी तारीख के बदतरीन इलेक्शन इसलिए कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन से चंद दिन पहले एक सियासी जमात के टिकट होल्डर और बड़े बड़े इलेक्टेबल्स ये ऐलान करके टिकट वापस कर दें कि हमने अब मुस्लिम लीग नवाज का टिकट नहीं लेना। अब एक लंबी फहरिस्त अगर मैं आपको गिनवा दूं, वो जंग से शुरू होती हुई, सरगोदा से होती हुई, लाहौर साहिवाल से लेके बहावलपुर चली जाती है, कि जहां जहां बड़े बड़े इलेक्शन जीतने वाले लोग रात को टिकट लेकर गए, सुबह उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम जो है वो PMLN के साथ नहीं है, हम PTI के इलेक्शन से प्लेटफॉर्म से टिकट इलेक्शन लड़ेंगे। और फिर इसके साथ साथ जिस तरह टिकटों की तकसीम हुई जिस तरीके से, वो भी इतनी खुलम खुला मुदाखलत आपने शायद नहीं कभी देखी होगी। आप मुझे बताइए, 2002 के इलेक्शन हुए, 99 में नवाज शरीफ को निकाला गया, 2002 के इलेक्शन में नवाज शरीफ की ये मुश्किलात थी PMLN के लिए, उनकी पार्टी बड़ी महदूद हो गई, लेकिन वो इलेक्शन को तस्लीम करके उस प्रोसेस में चलते रहे, जिसके बाद फिर उसने आइंदा इंतखाबात 2008 के इंतखाबात हुए, फिर 2013 के इंतखाबात हुए,
तहरीक इंसाफ वह जमात थी जिसने 2013 के इलेक्शन को भी मानने से इनकार कर दिया और उस वक्त तक इलेक्शन को नहीं माना जब तक उनको इक़्तिदार दे नहीं दिया गया। इसलिए तहरीक इंसाफ अगर 2023 के इलेक्शन को नहीं भी मानेगी, मुल्क की सियासत रुक नहीं जाएगी। दूसरी बात जो कहा जाता है कि इमरान खान साहब ग्रास रूट लेवल पर पॉपुलर है, अगर उनके उम्मीदवार ये जवाब दे दीजिए। नहीं मलिक साहब, मैं ये जवाब भी जानना चाहूंगी कि 9 मई के बाद जो कुछ हो रहा है, बैरिस्टर शाम साहब ने पॉइंट आउट किया, क्या ये प्री पोल रिगिंग के जुमरे में शुमार नहीं होगा? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि जो लोग पार्टी से इस वक्त इसलिए वहां से भाग के जा रहे हैं, ये जो लोग गए हैं जरा देखिएगा, ये शायद वो उस तरीके से पार्टी के कारकुन थे ही नहीं जो इमरान खान साहब के साथ थे। इन्होंने जब देखा कि अब 9 मई के वाकयात हो चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब की लड़ाई हो चुकी है, तो यहाँ रहने का फायदा क्या है, वो वहां से फौरी निकलते हैं। ये पार्टी अगर इलेक्शन जब जाएगी मैदान में, इनको टिकट जब देगी, फिर अंदाजा होगा कि इनके पार्टी वोट कितने हैं और इन इलेक्टेबल्स के वोट कितने थे। इमरान खान साहब पॉपुलर इतने नहीं है कि वो इलेक्शन खुद जीत सकें। इसकी मैं छोटी सी मिसाल आपको दे दूं। अगर आज भी चेक कर लें, जो आखिरी इलेक्शन 14 मई के लिए इमरान खान साहब ने जो टिकट जारी की पंजाब असेंबली के लिए, उनको आप अंदाजा लगा के देख लें कि कितने % पार्टी के कारकुन थे और कितने % हर डिस्ट्रिक्ट में से वो इलेक्टेबल्स थे कि जो सिर्फ पार्टी को इलेक्शन जितवा सकते थे। इसलिए ये जो बयानिया बनाया गया ना कि इमरान खान साहब इतने पॉपुलर हैं, जिसको मर्जी खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा, वो अपने बाग के इलेक्शन में आजाद कश्मीर में देख लिया कि पीटीआई का कौन सा नंबर आया है वहां पे और कितने वोट वो ले सकी है। ये छतरी हट चुकी है। छतरी हटने के बाद लोग इलेक्टेबल्स चले गए हैं। इलेक्टेबल्स के बाद पार्टी को वोट जरूर पड़ेगा, लेकिन वो जीतने वाला वोट नहीं होगा कि इमरान खान साहब इलेक्शन में अब ज्यादा सीटें ले सकें। इसलिए इमरान खान साहब अभी से कहना शुरू हो गए हैं कि इलेक्शन में जो है मुझे निकाला जा रहा है। पार्टी इमरान खान की वोट जरूर रखती है, जीतने की पोजीशन में नहीं। एहतशाम साहब, इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप तो जरूर कीजिएगा। और सवाल ये भी पुटअप करूंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह खुद भी कहना शुरू हो गए हैं कि वो मिलिट्री कोर्ट में अपना ट्रायल करवाने के लिए तैयार हैं, मिलिट्री कोर्ट के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। 9 मई के हवाले से मुकदमा उनके खिलाफ वैसे ही दर्ज हो चुका है। क्या किसी साबिक वजीर आजम और एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह के खिलाफ ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए? बैरिस्टर एहतशाम साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप देखें फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से पिटीशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेगी। मेरी अपनी एक राय है, वो पहले भी एक दफा मैंने आपके शो में आपको दी थी कि किन हालात में, मखसूस हालात में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स हो सकते। तो लेकिन जहां तक बात है, आमिर गौरी साहब कह रहे थे कि कोई एक्शन ये हुकूमत नहीं ले पा रही है इमरान खान के खिलाफ। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं और मैं दोबारा क्लियर करना चाहूंगा इस बात को कि जहां तक 9 मई की बात है, नेशनल सिक्योरिटी की बात, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक। और उसको जिन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया उनके साथ कोई सिंपैथी भी नहीं है, लेकिन कानून के मुताबिक वो डील करें। ठीक है जी। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत अगर 9 मई की आड़ में अपने सियासी अहदाफ हासिल करने की कोशिश करेगी और सियासी तौर पर फायदा उठाकर इमरान खान को दीवार से लगाकर अपने इक्तदार को तवालत देने की कोशिश करेगी, या दोबारा 9 मई को बुनियाद बना के इक्तदार में आने की कोशिश करेगी, और जो उनकी परफॉर्मेंस है पिछले 1-1.5 साल की, वो तो हम सबके सामने ही है, तो वो फिर मेरी नजर में दुरुस्त नहीं है। और आमिर गौरी साहब जो बात कर रहे हैं कि जी एक्शन नहीं हुआ, किस किस्म का एक्शन चाहते हैं, या तो इसकी वजाहत कर देना। आपने खुद तो कह दिया कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हवाले से उनको नामजद भी कर दिया गया है, FIRs भी हो चुकी हैं, लोगों को अरेस्ट भी किया है, जेलों में भी हैं। महमूद रशीद जेल में है, एजाज चौधरी जेल में है, यास्मीन राशिद जेल में है, उमर सरफराज चीमा जेल में है, ठीक है, अली मोहम्मद खान जेल में है, शरियार अफरीदी जेल में, बहुत सारे लोग जेलों में है ना। वो 9 मई के जो वाकयात हुए तो अब उनको ट्रायल मिलना चाहिए, एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, और उस फेयर ट्रायल के बावजूद अगर वो गुनहगार हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और अगर वो बेगुनाह है तो उनको आजाद हो जाना चाहिए। यही बात है ना, कानून आइन यही कहता है, एक वकील यही बात कर सकता है। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि एक्शन नहीं हुआ अभी तक, तो ये एक्शन तो सामने है और फिर बाकी भी बहुत सारी चीजें सामने, तो किस एक्शन की बात करें, मुझे वो समझ नहीं आई बात आमिर गौरी साहब की। अगर वो उस पर वजाहत करें थोड़ी कि मजीद किस किस्म का एक्शन वो चाहते हैं कि जिसके बाद उनकी नजर में इस तरह के वाकयात आइंदा कभी नहीं होंगे, जो कि नहीं होने चाहिए। मैं भी ये चाहता हूं, और आपने कहा ना लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स, तो मैं ये कह रहा हूं लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। ठीक। डोंट लेट द पॉलिटिशियन टेक एडवांटेज आउट ऑफ इट, लेट द लॉ टेक इट्स।
ठीक है। तो लॉ को तो आप रास्ता लेना चाहिए और उसके मुताबिक ही मामला आगे चलने चाहिए। लेकिन अगर शहबाज साहब ये कहें या नवाज साहब ये कहें या जरदारी साहब ये कहें कि अब ये बहती गंगा से हम सियासी तौर पर फायदा उठाएंगे और हाथ धोएंगे, तो वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है। उससे फिर पोलराइजेशन बढ़ेगी, उससे एहसास महरूमी बढ़ेगा और उससे मुल्क को नुकसान होगा, हमारी कौमी यकजहती को नुकसान होगा। ठीक है। तो कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई करके उनको बेशक मिसाल बनाएं, लेकिन इन लोगों को सियासी तौर पे इस वाक़े का इस्तेमाल ना करने दें। मैं सिर्फ ये कहूँ। ठीक है। गौरी साहब कमेंट करना चाह रहे हैं। जी गौरी साहब। मैं सिर्फ जिस तरह एहतशाम कह रहे थे, देखें मेरे अपने ख्याल में पुलिस एक्शन जो है ना वो एक्शन नहीं होता। इसी तरह जिस तरह नैब का एक्शन था वो नैब का एक्शन नहीं था। वो तमाम लोग जिन्हें मतलब 2-2 साल बंद रखा गया सिर्फ इल्जामात के ऊपर, अगर ये किसी ऐसे महजब मुल्क के होते जहाँ के कानून जहाँ अप्लाई होता है, तो अब तक उन तमाम लोगों के जिन्होंने उनको उठा के जेल में डाला था, they would have been paying millions of dollars or pounds और अपने एक्शन के लिए। अब फर्ज किया जिस तरह पुलिस एक्शन हो रहा है ना, पकड़ के इसको बंद कर दिया, पकड़ के उसको बंद कर दिया। मैं वो जिस तरह खुद भी कह रहे हैं तशाम, देखें लॉ उस वक्त एक्शन करता है जिस वक्त आप पुलिस जो है वो सारा केस बना के प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दे। प्रोसिक्यूशन जो है वो उस केस को अदालत में लेके जाए। मसला ये कि अगर फर्ज किया हमने 5 महीने इन बेचारों को जेल के अंदर जेल के बाहर निकले, बेल खत्म हो, बेल मिल जाए, बेल खत्म हो, ये ड्रामा करना है और उसके बाद पता लगे कि वक्त गुजर गया है और फिर पाकिस्तान के अंदर ये तमाम लोग जो हैं ये नहा धो के दोबारा पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर आ जाएं, तो फिर तो यकीन करें एक आम आदमी के लिए इससे बड़ा जोक कोई नहीं है। ठीक है। अगर फर्ज लोगों ने आर्सन किया है, लोगों ने तबाही की है, लोगों ने अपने मुल्क के अदारों पर हमला किया है, तो फिर ये मामला जो हैं वो उस स्पीड से चलने चाहिए ना। इसी वजह फौज ये कहती थी या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डिमांड थी कि इसको जो है मिलिट्री कोर्ट सुन लें, क्योंकि उनको एतबार नहीं है कि जो सिविलियन कोर्ट्स हैं जहां पे केसेस जो हैं वो लटक जाते हैं और जजेस जो हैं उनके ऊपर फिर इल्जाम लगता है कि वो शायद अपनी पिक एंड चूज करते हैं फैसला करने में और कई दफा फैसले करते ही नहीं है। अब तो देखें ना, जहां से आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, मैं नाम ये बगैर कह देता हूँ कि अगर फर्ज किया एक बड़े मीडिया ग्रुप के मालिक को आपने 10 महीने जेल में रखा है एक इल्जाम की सूरत में, और आज नवाज शरीफ जो है वो सिर्फ जब उस एक्सोनरेट हो गए हैं और वहां क्या गया कि शायद उस वक्त की जनता जो है वो उसके कहने के ऊपर एक्शन बनाया गया था, कौन सजा देगा, कौन उस आदमी को उसके 10 मिनट वापस करेगा। राइट। और सब टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर खौरी साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब और बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you इंशाल्लाह ऑन मंडे at 8 o'clock। अल्लाह हाफिज।